हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र लखनऊ डिवीजन में हुए 17 जुलाई को यानी कि कल इलेक्ट्रिकल पावर में 25% टेक्नीशियन 3 के लिए यानी हेल्पर से टेक्नीशियन के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 25%, उसका दोस्तों प्रश्न पत्र आज हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, असिस्टेंट ऑपरेशन जो पोस्ट है उसी को इलेक्ट्रिकल पावर भी बोला जाता है। बहुत सारे नए कैंडिडेट हैं जिनको ये डाउट हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिकल पावर किसको कहते हैं, तो असिस्टेंट ऑपरेशन जो होता है वही इलेक्ट्रिकल पावर होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी घर में छुपी हुई वायरिंग के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन खंभे को सीधा रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टे रोड। प्रश्न संख्या 3, एक 10 HP पंप प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है, उसकी मासिक खपत कितनी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2238 यूनिट। प्रश्न संख्या 4, एक 20 इंच का डेजर्ट कूलर 150 वाट प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है। जुलाई महीने के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क क्या होगा? तो इसको आप लोग हल कीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, 111.6। प्रश्न संख्या 5, डायोड विद्युत धारा के प्रवाह की अनुमति देती है। तो यह उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक दिशा में डायोड बहती है। प्रश्न संख्या 6, विद्युत धारा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रेरक विरोध करता है किसका? तो यह करता है दोस्तों वोल्टेज में धारा का तात्कालिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, कैपेसिटर किसका विरोध करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज का तात्कालीन परिवर्तन। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सौर प्रकाश प्रणाली का घटक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थ वायर। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिजली। प्रश्न संख्या 11, लेमिनेटेड कोड का उपयोग कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडी करंट को कम करने के लिए। प्रश्न संख्या 12, एक जनरेटर परिवर्तित करता है किसको किस में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13, दिन के उजाले के अनुसार आपूर्ति को चालू या बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाइट डिपेंडर रजिस्टर। प्रश्न संख्या 14, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए कैपेसिटर को सर्किट में किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समांतर यानी पैरेलल में। प्रश्न संख्या 15, इलेक्ट्रिक आयरन को ऑटो ऑफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, थर्मोसिस्ट स्विच।
प्रश्न संख्या 16, घूमने वाली मशीनों उपकरणों की गति मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टेकोमीटर। प्रश्न संख्या 17, इंकैंडेसेंट लैंप का फिलामेंट बनता है किससे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन से। प्रश्न संख्या 18, फैराडे किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटेंस यानी धारिता की। प्रश्न संख्या 19, 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ज आपूर्ति में तटस्थ वोल्टेज का चरण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 240 वोल्ट। प्रश्न संख्या 20, एसी सप्लाई के पावर फैक्टर को किसके उपयोग से बेहतर बनाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करके। प्रश्न संख्या 21, धारा प्रवाहित होने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा श्रृंखला सर्किट के सभी भागों में समान बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धारा। प्रश्न संख्या 23, NS सिंक्रोनस गति है, S स्लिप है, तो इंडक्शन मोटर की वास्तविक चलने की गति क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, I - SNS। प्रश्न संख्या 24, 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति सूत्र द्वारा दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, NS बराबर 120 F/P। प्रश्न संख्या 25, यदि किसी मशीन की दक्षता अधिक होनी है तो किसकी कम होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हानि। प्रश्न संख्या 26, एसी सर्किट का पावर फैक्टर बराबर होता है क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोसाइन ऑफ सिंगल फेज एंगल यानी फेज कोण की कोजिया। प्रश्न संख्या 27, यदि किसी चालक का व्यास 2 गुना हो तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1/4। प्रश्न संख्या 28, विद्युत परिपथ की वह विशेषता जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए बाध्य करती है क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 29, आरपीएम मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रोबोस्कोप। प्रश्न संख्या 30, उच्च प्रवाह की आवश्यकता के लिए पंपों को आमतौर पर संचालित किया जाता है किसमें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समानांतर, पैरेलल। प्रश्न संख्या 31, तेल का वह प्रकार जो ट्रांसफार्मर तेल के समान उपयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल। प्रश्न संख्या 32, एक इंसुलेटर होना चाहिए कैसा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रतिरोध। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन बिजली और स्विचिंग के कारण उच्च वोल्टेज उछाल से सुरक्षा के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हॉर्न गैप। प्रश्न संख्या 34, घर की वायरिंग में काला तार इंगित करता है किसको? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रल को। प्रश्न संख्या 35, धारा की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। प्रश्न संख्या 36, इलेक्ट्रिक केतली की वाट क्षमता रेटिंग रेंज कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 350 से 1000 वाट तक। प्रश्न संख्या 37, एक इंडक्शन मोटर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उच्च टॉर्क के साथ सेल्फ स्टार्टिंग। प्रश्न संख्या 38, यदि स्क्विरल केज मोटर में रोटर खुला है तो यह क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह नहीं चलेगा। प्रश्न संख्या 39,
MPCB का संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा दोस्तों मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, अर्थिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2.5 मीटर से इसकी लंबाई कम नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 41, मध्यम आकार के 11 kV 415 वोल्ट 500 kVA ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के लिए प्रयुक्त एले के प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाइन प्रकार। प्रश्न संख्या 42, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोटर कंडक्टरों का अंतिम रिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया जाता है। प्रश्न संख्या 43, घर की वायरिंग में लाल रंग इंगित करता है किसको? तो यह करता है दोस्तों फेज वायर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 44, भूमिगत केबल पर्याप्त गहराई पर बिछाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिट्टी को हटाने से आसानी से खोद जाने से बचने के लिए, गुजरते वाहने आदि के कारण लगने वाले झटके और कंपन से प्रभाव को कम करने के लिए, और तापमान तनाव को कम करने के लिए। तीनों आंसर इसमें सही होंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 45, मोटर आउटपुट इन HP क्या होता है इसका सूत्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, KW इनपुट इंटू एफिशिएंसी बाय 0.746 बाय किलोवाट। प्रश्न संख्या 46, 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1.314 HP। प्रश्न संख्या 47, स्लिप रिंग आमतौर पर बनाई जाती है किसकी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फर ब्रॉन्ज, जिसको फॉस्फर कांस्य भी बोला जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 48, एक इंडक्शन मोटर की दक्षता लगभग होने की उम्मीद की जा सकती है कितनी? तो यह उम्मीद की जा सकती है दोस्तों 80 से 90%। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 49, इंडक्शन मोटर का फ्रेम किससे बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंद दानेदार कच्चा लोहा, जिसको क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन भी बोला जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 50, इंसुलेशन सामग्री के रूप में कागज का नुकसान क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह हिड्रोस्कोपिक है। प्रश्न संख्या 51, पंप सेट का स्वचालन किया जाता है किसके लिए? तो यह किया जाता है मानव शक्ति को कम करने के लिए। प्रश्न संख्या 52, यदि पंप में अत्यधिक कंपन है तो संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेंड सॉफ्ट, यानी कि मुड़ा हुआ उसका सॉफ्ट हो सकता है। प्रश्न संख्या 53, HT प्रतिष्ठानों, सब स्टेशनों और उत्पादों स्टेशनों के लिए अर्थिंग व्यवस्था का निरीक्षण के अंतराल पर किया जाना चाहिए कितने दिन पर? तो ये करना चाहिए 1 साल पर, यानी कि 12 महीने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 54, मध्यम वोल्टेज प्रतिष्ठानों के लिए अर्थिंग व्यवस्था का निरीक्षण कितने दिन के अंतराल पर किया जाना चाहिए? तो इसको भी दोस्तों 12 महीने यानी 1 साल के अंतराल पर किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 55, एक ट्रांसफार्मर के लिए जो निरंतर लोड करंट पर काम कर रहा हो अधिकतम दक्षता कितनी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूनिटी पावर फैक्टर। प्रश्न संख्या 56, किसी वायरिंग को मुख्य लाइन से जोड़ने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, IR टेस्ट। प्रश्न संख्या 57, यदि वितरण वोल्टेज को 11 kV से 33 kV तक बढ़ाया जाता है तो लाइन हानि कितनी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1/9 से कम।
प्रश्न संख्या 58, ट्रांसफार्मर में लोड हानि डैश के अनुसार भिन्न होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर की लोडिंग के वर्ग। प्रश्न संख्या 59, अधिकतम मांग और कनेक्टेड लोड के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिमांड फैक्टर यानी मांग कारक। प्रश्न संख्या 60, 1000 आरपीएम वाली एक इंडक्शन मोटर में कितने पोल होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 पोल। प्रश्न संख्या 61, इंडक्शन मोटर में रेंगना किसके कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हार्मोनिक्स का विकास होने के कारण। प्रश्न संख्या 62, 3 चरण यानी 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर वाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या हमेशा होती है कितनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेटर में पोलों की संख्या के बराबर होती है हमेशा। प्रश्न संख्या 63, समान एचपी के लिए कम गति वाले मोटर की तुलना में उच्च गति वाला मोटर का आकार होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छोटा। प्रश्न संख्या 64, 3 फेज इंडक्शन मोटर के 2 बिजली आपूर्ति टर्मिनल मोटर के रखरखाव के बाद पुनः कनेक्शन के दौरान आपस में बदल दिए जाते हैं। जब वापस सेवा में लगाया तो मोटर क्या होगी। तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रखरखाव से पहले की विपरीत दिशा में घूमेगी। आप उसका फेज चेंज कीजिएगा तो मोटर विपरीत दिशा में घूमेगी। प्रश्न संख्या 65, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के शुरुआती टॉर्क को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोटर में प्रतिरोध को जोड़कर। प्रश्न संख्या 66, स्टार्टिंग के दौरान यदि कोई इंडक्शन मोटर गुनगुनाती है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊपर का कोई भी यानी ओपन सर्किट, असमान फेज या रोटर पर इंटरटर्न शॉर्ट सर्किट, तीनों में से कोई भी हो सकता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 67, 3 फेज केज रोटर इंडक्शन मोटर की गति निर्भर करती है किस पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खंभों की संख्या और आपूर्ति की आवृत्ति पर। प्रश्न संख्या 68, केबल पर आर्मरिंग के लिए सामग्री आमतौर पर होती है कैसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टील की टेप या जस्ती इस्पात तार, ऊपर का कोई भी इनमें से होना चाहिए। प्रश्न संख्या 69, यदि डीजी सेट में शक्ति की कमी है तो संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंप अपर्याप्त मात्रा में ईंधन इंजेक्ट कर सकता है। प्रश्न संख्या 70, यदि डीजी सेट सफ़ेद धुआं देता है संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पानी ईंधन के साथ मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 71, वार्मिंग के दौरान तेल के तापमान पर तक पहुंचने तक डीजी सेट पर धीरे धीरे लोड डालना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री सेल्सियस तक। प्रश्न संख्या 72, डीजी सेट में एक्साइटर क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शंट जनरेटर। प्रश्न संख्या 73, डीजल जनरेटर सेट की दक्षता निम्न में से किस क्षेत्र में आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 35 से 45% तक। प्रश्न संख्या 74, एसी आपूर्ति की आवृत्ति में अनुमत अधिकतम भिन्नता कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ±3%। प्रश्न संख्या 75, ल्यूमिनस यानी दीप्त प्रवाह की इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ल्यूमन। प्रश्न संख्या 76, फिलामेंट लैंप सामान्य पावर फैक्टर पर काम करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी पर। प्रश्न संख्या 77, फ्लोरोसेंट ट्यूब को अंदर से सफ़ेद पावर से कोटिंग करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक उत्सर्जन के कारण प्रकाश विकिरण को बढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या 78,
फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट में चौक का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चाप आरंभ करे और स्थित करे। प्रश्न संख्या 79, फ्लोरोसेंट लैंप का झिलमिलाहट प्रवाह अधिक स्पष्ट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कम आवृत्तियों के कारण। प्रश्न संख्या 80, जब बिजली का बल्ब टूटता है तो धमाका होता है, इसकी क्या वजह होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बल्ब के अंदर वैक्यूम। प्रश्न संख्या 81, समरसेबल पंप सेट का आरपीएम किसके निकट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2800 आरपीएम। प्रश्न संख्या 82, पंप गार्ड समरसेबल पंप सेट की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एकल सिंगल फेजिंग यानी रिवर्स फेजिंग ओवरलेडिंग, तीनों में यह आपके पंप को सुरक्षा देता है, पंप गार्ड। प्रश्न संख्या 83, पाइपलाइन में पानी के प्रवाह के कारण कार्यात्मक शीर्ष डैश पाइप प्रणाली की लंबाई होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीधे अनुपातिक है। प्रश्न संख्या 84, रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड इलेक्ट्रिकल क्रॉसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर की प्रत्येक स्ट्रिंग की सुरक्षा का कारक इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 से कम नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 85, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिवेश के तापमान में भिन्नता के कारण ट्रांसफार्मर तेल के विस्तार एवं संकुचन का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 86, एक ट्रांसफार्मर के लिए अधिकतम दक्षता की शर्त क्या है? तो लो हानि बराबर तांबे की हानि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 87, ट्रांसफार्मर के लिए ताजा ढंकता हुआ तेल का रंग क्या हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिना रंग के यानी कलरलेस। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर में नहीं है, ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति नहीं बदला जाता है। प्रश्न संख्या 89, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का पथ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो इसका होना चाहिए दोस्तों लो रेजिस्टेंस का, रिलक्टेंस। प्रश्न संख्या 90, एक ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई के वोल्टेज को बढ़ा या घटा नहीं सकता क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम मान्य नहीं है, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन की दर 0 है डीसी में। प्रश्न संख्या 91, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, या तो कम या उच्च वोल्टेज हो सकती है, स्टेप डाउन या स्टेप अप जिसको बोला जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 92, ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन स्टील। प्रश्न संख्या 93, बुकरोज रिले चेतावनी और सुरक्षा देता है, किससे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रांसफार्मर के अंदर की विद्युत खराबी का। प्रश्न संख्या 94, एक ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि पूर्ण लोड पर भी 0 होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी घर्षण हानि, जिसको फ्रीक्वेंस लॉस भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 95, 500 वाट लैंप के 10 घंटे उपयोग से ऊर्जा की खपत कितनी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 यूनिट। 500 को 10 में गुना कर दीजिएगा, 5000 आएगा। 1000 में 1 यूनिट होता है, तो 5000 में 5 यूनिट दोस्तों। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूज का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिरेमिक। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से किसे
विद्युत सब स्टेशन में आवश्यक रूप से रखा जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स, स्ट्रेचर और अर्थिंग रॉड तीनों रखा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 98, यदि बिजली का वितरण 11 kV से बढ़ाकर 66 kV कर दिया जाए तो वोल्टेज में गिरावट कम हो जाएगी, कितनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1/6 गुना। प्रश्न संख्या 99, सिस्टम में मौजूद हार्मोनिक्स की कुल मात्रा डैश का उपयोग करके व्यक्त की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टोटल हार्मोनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूर्ण हार्मोनिक विरूपण। प्रश्न संख्या 100, पावर फैक्टर बराबर क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है R/Z। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि जितने भी LDC एग्जाम होते हैं उसमें 10 नंबर आपका राजभाषा का अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। अगर आप LDC कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो आपको राजभाषा पर पकड़ होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट में वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए दोस्तों। पहला प्रश्न है भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। प्रश्न संख्या 102, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाग 17। प्रश्न संख्या 103, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 104, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 मई 1963 को। प्रश्न संख्या 105, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुल 22 भाषा। प्रश्न संख्या 106, केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय के अंदर। प्रश्न संख्या 7, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 108, स्टेशन पर की घोषणा किस भाषा के क्रम में की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, त्रिमुगल, यानी त्रिभाषी, पहले क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 109, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नेपाली। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार अंडमान एवं निकोबार किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र, जिसको क क्षेत्र भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे लखनऊ डिवीजन में हुए 17 जुलाई को हेल्पर से टेक्नीशियन 3 के लिए 25% कोटा का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपको किसी भी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल क्वेश्चन आपको चाहिए तो इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।